साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है मैप के माध्यम से नवंबर 2023 में चर्चित रहे कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो कि भारत से संबंधित रहे हैं। तो यह वीडियो आपके करंट अफेयर के साथ साथ मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो कंटेंट लिया गया है ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित होती है, तो जो नवंबर 2023 की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है उसमें यह टॉपिक दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी भारत की सुर्खियों में रहे स्थल जो नवंबर 2023 में सुर्खियों में थे उन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलज नदी के बारे में जो कि पंजाब से प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलज नदी की रेत में जो है टेंटलम धातु मिली है। टेंटलम धातु मिली है। यह जो टेंटलम धातु है यह एक रेयर धातु है। और कहाँ से मिली है? सतलज नदी। और कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सतलज नदी के बारे में और इस टेंटलम धातु के बारे में। सबसे पहले हम लोग टेंटलम धातु के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो टेंटलम धातु है, ये धातु इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? टी ए से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 73 होती है। इतनी चीज पता चल गई। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है? तो देखिए यह एक बहुत कठोर, लचीला, चमकदार, नीला ग्रे संक्रमण धातु है जो अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, जो कि अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। और यह एक दुर्लभ धातु है। इस धातु का उपयोग कहाँ करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस धातु का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। और जिसका नाम टेंटलम पड़ा, ये टेंटलम पड़ा कैसे? तो इस धातु का नाम जो है प्रसिद्ध यूनानी राजा टेंटलस के नाम पर रखा गया है, टेंटलम धातु। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी के बारे में जहां से ये मिला है। तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है। राक्षस ताल से यह जो है सतलज नदी निकलती है, जहां पर इसे जो है लांग चेन खबाब, इसको ऐसे लांग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में जो सिपकला दर्रा है, सिपकला दर्रा से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है तथा जो भाखड़ा नांगल परियोजना का जो आपने नाम सुना होगा वो भाखड़ा नांगल परियोजना वो सतलज नदी पर ही स्थित है। इसके अतिरिक्त आपने एक पंचनद पंचनद का नाम सुना होगा। पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह। तो उस पंचनद में ये भी शामिल है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं? तो उसमें आपका सतलज है, ब्यास नदी, रावी, चेनाब एवं झेलम। तो पांचों के नाम याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि पंचनद में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये बात हो गई सतलज नदी के बारे में। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? सांभर झील के बारे में। सांभर झील जो कि राजस्थान में, ये क्यों चर्चा में था? तो देखिए एक शोधकर्ता ने पिकोसिस्टस शेलिनारम जो कि हरित शैवाल होता है कि अत्यधिक चरम वातावरण में जीवित रहने की क्षमता का पता लगाया है। और ये जो हरित शैवाल है ये आपका सांभर झील में मिलता है। तो इस वजह से ये जो है चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा कि पिकोसिस्टस सेलिनारम ये है क्या? तो हरित शैवाल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सांभर झील के बारे में। तो ये जो सांभर झील है ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिले, 3 जिले हैं, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली हुई सांभर झील एक क्या है? रामसर साइट, जो आर्द्र भूमियों की जो सूची है रामसर स्थलों की, उसमें ये शामिल है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह भारत की दूसरी जो सांभर झील है, भारत की दूसरी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी भारत की? वो है चिल्का झील। ठीक है। तो यह भारत की दूसरी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा एशिया का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। कौन कौन से? एक सांभर झील और दूसरा है भरतपुर। ठीक है। ये 2 रामसर साइट है यहाँ पर, या रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, ये भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो यहाँ देखिए धोर्दो लिखा हुआ है। तो धोर्दो के बारे में थोड़ा सा देखें तो गुजरात का जो धोर्दो है ये क्यों चर्चा में था? ये गुजरात के कच्छ जिले में यह गांव स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है 54 गांवों की सूची जारी की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को शामिल किया गया था। तो इन 54 गांवों की सूची में जो कच्छ जिले का धोर्दो गांव है इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सूचीबद्ध किया गया और इसे पुरस्कृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा
कि जो धोर्दो धोर्दो गांव है, यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का इसे पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इतनी चीज इसके बारे में याद रखिएगा। अब गुजरात का जो है एक चीज और चर्चा में था, क्या था? वो है यहाँ की घोल मछली। कौन सी मछली? घोल मछली। ये घोल स्पीसीज। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पर, गुजरात ने घोल मछली या घोल प्रजाति की मछली को राजकीय मछली घोषित किया है और इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई है। अब इससे कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न यही है कि आपका ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। और यह जो घोल मछली है, इस घोल मछली के बारे में बात करें या घोल प्रजाति जो है, इस प्रजाति के बारे में बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। क्या है? इसे ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर कहते हैं, जिसे स्थानीय नाम जो इसका है वो है घोल प्रजाति। और ये जो घोल मछली है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपकी ये पाई जाती है और यह उच्च बाजार मूल्य का, चूंकि बहुत महंगी बिकती है, यह वहां पर जो गुजरात में करीब जो है इसका 1 किलो जो है वो 5,000 से अधिक के रेट में यह बिकती है। तो उच्च बाजार मूल्य के कारण इसे सी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक तो जो मांस है वो खाया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका जो ड्राई एयर ब्लैडर होता है उसकी काफ़ी डिमांड होती है और वो ज़्यादा महंगा बिकता है। तो इसके ड्राई एयर ब्लैडर की विशेष रूप से चीन, हांगकांग इत्यादि जगहों पर अत्यधिक मांग होती है। और इस मछली में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 पाया जाता है जो शिशुओं के आईक्यू में सुधार के साथ साथ मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास में सहायता करती है। और ये साथ ही साथ जो चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह होती हैं उनको भी, मतलब इसको खाने से झुर्रियाँ जो है देर से आती हैं। यदि आयुष्यन की जो संरक्षण स्थिति है उसके बारे में बात करें तो यह आयुष्यन की संरक्षण, जो आयुष्यन की रेड लिस्ट है उसमें खतरे के निकट, नियर थ्रेटन की श्रेणी में यह घोल मछली जो है ये सूचीबद्ध है। तो इतनी चीजें आप यहाँ पे समझ गए। अब आगे चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? अगला है आपका गोवा का पणजी। यहां पर क्या हुआ? तो आईएफएफआई मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 54वां या 54th संस्करण का जो आयोजन है वो गोवा के पणजी में शुरू हो गया नवंबर 2023 में। यह आपका हुआ है कौन सा संस्करण? 54 संस्करण। तो इस वजह से गोवा का पणजी आपके चर्चा में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आप पुरस्कार वाले सेक्शन में आप पढ़ पाएंगे। यहां पर हम लोग बात करते हैं ये जो आईएफएफआई है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो है 1952 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में की गई थी और फिल्म प्रभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था इसको 1952 में पहली बार। तो जिसका पहला संस्करण हुआ था वो कहां पर हुआ था? मुंबई में। फिर आगे चल करके जैसे फिर मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, कई जगह से होते होते इस आईएफएफआई को वर्ष 2004 में जो है इसे स्थायी रूप से गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब हर साल जो है इसका जो आयोजन होता है वो गोवा के पणजी में ही होता है। और इसका आयोजन कौन करता है? गोवा सरकार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त यह जो आपका आईएफएफआई है, आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएशन, यह शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? आई नहीं कहते हैं, एक सेकेंड इसको पहले साफ कर देते हैं फिर देखते हैं। इसे कहते हैं FIAPF। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएशन। इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कदलुंडी नदी, जो कि केरल के कोझिकोड में है, केरल के कोझिकोड में स्थित है। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में था? देखिए विशेषज्ञों के अनुसार कंडलुंडी या कदलुंडी नदी का पंक मैदान या जो मड फ्लैट होता है, ठीक है, ये सिकुड़ रहा लगातार सिकुड़ रहा है। इसका प्रभाव कंडलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व इस पर पड़ रहा है, इस रिजर्व पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से ये जो आपका कदलुंडी नदी जो है ये चर्चा में आपका आया था। यहां पर विशेषज्ञों ने बताया कि ये जो पंक मैदान, ये मड फ्लड जो था, पहले ये आपका कितना था? पहले ये 8 हेक्टेयर पोषक तत्वों से भरपूर एक पंक मैदान था।
पोषक तत्व से भरपूर था, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा था, कंजर्व कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। तो अब ये जो है घट करके कितना हो गया, मात्र 1 हेक्टेयर रह गया। 8 हेक्टेयर से घट करके मात्र 1 हेक्टेयर रह गया है। तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो आपका कर्णलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व इस पर पड़ रहा है। और ये जो कोझिकोड है, जिस जिले में ये नदी है, कोझिकोड को जो है अभी हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया। अभी इसके बारे में बात कर लेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कदलुंडी नदी के बारे में। देखिए, कदलुंडी नदी जो है ये केरल की सबसे लंबी जो नदियां हैं उसमें चौथी है। ठीक है, और यह पश्चिमी घाट से निकलती है और इसकी दो सहायक नदियां हैं, ओलीपुजा एवं बेलियार। कौन कौन सी हैं? ओलीपुजा है और बेलियार है। कदलुंडी नदी एवं चलियार नदी कदलुंडी में अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्यों चर्चा में था? देखिए, ग्वालियर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आपका केरल के कोझिकोड को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों को दो कैटेगरी में शामिल किया गया है। देखिए, जो ग्वालियर है इसकी संगीत विरासत के लिए इसे चुना गया है। इसे संगीत विरासत के लिए इसे चुना गया है। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी गई है। देखिए, यूनेस्को ने जो है 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की 2023 में। इसमें भारत के दो शहरों को, केरल के कोझिकोड को और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया गया है। ग्वालियर को जो है आपका संगीत विरासत के लिए, जबकि कोझिकोड को जो है साहित्य के लिए चुना गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने जो है अब तक इस सूची में 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क में शामिल होने वाले जो दो शहर हैं भारत के, वो कौन से हैं? वो हैं ग्वालियर और कोझिकोड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला आपका जो है वो है लोकटक झील, मणिपुर का लोकटक झील। ये क्यों चर्चा में है? देखिए, मणिपुर सरकार ने यह आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना जो लगाई जा रही है वो जो यहाँ का संगाई हिरण है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा लोकटक झील के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे ये जो संगाई हिरण है इसके बारे में। लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की है। और यह जो रामसर सूचियां हैं, जो भारत के 100 साइट 75 साइट जो हैं रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध हैं, उसमें से मणिपुर का लोकटक भी शामिल है। ये जो लोकटक झील है ये यहाँ पर आपको जो है एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं उद्यान पाया जाता है। ये जो उद्यान है कई पौधों की प्रजातियों के साथ फुमदिश, ये तैरता हुआ उद्यान है, इसे फुमदिश कहते हैं। फुमदिश नामक अद्वितीय तैरते द्वीपों के लिए यह आपका लोकटक झील प्रसिद्ध है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो यहाँ पर है, इसी में आपके संगई हिरण पाए जाते हैं। संगई हिरण के बारे में बात करें तो यह एल्डस हिरण की उप प्रजाति है, जो कि यहाँ पर ये जो लोकटक झील है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। और ये जो लोकटक झील है ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और संगाई हिरण के बारे में बात करें तो यह आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है इसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी के तहत ये आता है। तो ये बात की हमने मणिपुर के लोकटक झील के बारे में। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के मुदिचू थल्लापल्ली के बारे में। मुदिचू थल्लापल्ली के बारे में ये क्यों चर्चा में आया? देखिए, यहां पर तेलंगाना में लौह युग का जियोगिल्फ वृत्त मिला है। यह 3000 वर्ष पुराना है। देखिए, तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले का नाम क्या है? मेडचल मल्काजगिरी जिले में मुदिचू थल्लापल्ली के बाहरी इलाके में एक वृत्त के आकार का जियोगिल्फ पाया गया है जो 3000 साल पुराना बताया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये जियोगिल्फ होता क्या है? तो आप इसको थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से देखिए। ये जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है ये आपका एक लैंडस्केप है। यह देखिए, जो जियोगिल्फ होता है यह कला रूप है जो किसी लैंडस्केप में पत्थरों को हटा करके या व्यवस्थित करके बनाई जाती है। ये आकृति जो है, जैसे यहाँ पत्थरों को हटा करके यहाँ पे बनाई गई, ठीक है, यहाँ पर भी बनाई गई है। तो ये पत्थरों को हटा करके या व्यवस्थित करके बनाई जाती है, ठीक है, मानव निर्मित होती है।
लैंडस्केप पे। सबसे प्रसिद्ध जो जियोगिल्फ है वो पेरू के नाजका में स्थित है। कहां पर है? पेरू के नाजका में है। तो ये आपका यहां पर आप तेलंगाना में पाया गया, जो कि 3000 साल पुराना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये 3000 साल पुराना है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला के बारे में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला ये क्यों चर्चा में था? कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में, कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में बन्नी उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। तो बन्नी उत्सव की वजह से ये जो कुर्नूल जिला है ये चर्चा में आया था। अब इस बन्नी उत्सव के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा बन्नी उत्सव के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो बन्नी उत्सव है, ये उत्सव के दौरान, ये जो बन्नी उत्सव मनाया जाता है, इस दौरान मूर्तियों पर, मतलब देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक नकली लड़ाई को यह संदर्भित करता है। यह एक पारंपरिक छड़ी लड़ाई है और यह जो है दशहरा उत्सव, विजयदशमी की रात को मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो विजयनगर साम्राज्य के तहत लोगों द्वारा मनाया जाता रहा है, मतलब ऐतिहासिक रूप से यह काफी प्रसिद्ध है। देखिए, यह मनाया कब से जा रहा है? देखिए, यह जो है राक्षस मणि एवं मल्लासुर पर भगवान माला मलेश्वर स्वामी एवं देवी पार्वती की जीत के कारण या इस जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह राक्षस मणि एवं मल्लासुर पर भगवान माला मलेश्वर स्वामी एवं देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में इस उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह अनुष्ठान वर्षों से जारी है। तो ध्यान रखिएगा, बन्नी उत्सव कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का है। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु के बारे में। तो कर्नाटक का बेंगलुरु क्यों चर्चा में था? देखिए, C40 सिटीज के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है और ये C40 क्या है? ठीक है, तो देखिए, बेंगलुरु ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए C40 शहरों की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी जलवायु कार्य योजना CAP इसको लॉन्च किया है। अब यह जो CCAP है, जलवायु कार्य योजना, ये क्या होती है? CAP, तो ये जो होती है, यह शहरी बाढ़ एवं प्रदूषण जैसी कमजोरियों को दूर करने, जलवायु कार्यों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के वैश्विक प्रयासों का ही एक हिस्सा है जलवायु या क्लाइमेट एक्शन प्लान CAP। ठीक है, देखिए, बेंगलुरु जो है 2030 तक बेंगलुरु 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी एवं 2050 तक कार्बन तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध है। और ये C40 क्या होता है? C40 के बारे में बात करें, यह दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों जो मेयर होते हैं, उनका एक वैश्विक नेटवर्क है जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट है। इन जो 100 महापौर हैं, इनमें 6 भारतीय शहर, इन 6 भारतीय शहर में कौन से हैं? उन 6 भारतीय शहरों के नाम आप याद रखिएगा। तो ये 6 भारतीय शहर जो हैं, इसमें दिल्ली NCT, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एवं अहमदाबाद इसके पक्षकार हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहला जो आर्टिकल देखा था टेंटलम धातु के बारे में, उसी पर आधारित एक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत की किस नदी में टेंटलम धातु की खोज की गई है? तो ध्यान रखिएगा, किसमें? तो सतलज नदी में। किस नदी में? सतलज नदी में। और वो भी कहां पे? पंजाब में टेंटलम धातु की खोज की गई है। आपको यह भी पता होना चाहिए टेंटलम धातु की विशेषताएं क्या है, कहां इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।